क्वेश्चन आता है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भूमंडलीकरण। देखो, वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक ही होता है, ठीक है। अपने विचारों को, पूंजियों को, ठीक है, विश्व 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 दुनिया में विश्वव्यापी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। अब वैश्वीकरण से क्या लाभ हुए? तकनीकों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, ज्ञान में वृद्धि हुई, समानता की भावना का विकास हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था में समानता हुई, ठीक है, विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़ी, समानता हुई, उन्नति हुई, ठीक है। अगला देखेंगे हम। अब अगला शब्द पढ़ेंगे हम उदारीकरण। उदारीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगला पढ़ रहे हैं हम उदारीकरण किसके नाम से जाना जाता है। उदारीकरण क्या होता है? तो उदारीकरण का अर्थ होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास में अवरोध पैदा होता है, ठीक है। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारता मतलब होता है किसी को मौके देना। तो आर्थिक विकास में जो नियंत्रण बाधा पैदा करते हैं उनमें ढील देना या उनको हटा लेना क्या कहलाता है? उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसी भाषा में आप लिख सकते हैं। अब उदारीकरण के लाभ क्या होते हैं वो देखें। उदारीकरण में क्या होता है? आपको ज़्यादा मौका देते हैं। तो उदारीकरण में आर्थिक उदारीकरण से व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक उदारीकरण भी कहते हैं, ठीक है। आर्थिक उदारीकरण से, देखो, उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि उदारीकरण का अर्थ होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, ठीक है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। आर्थिक उदारीकरण इसी को कहते हैं हम, ठीक है। आर्थिक उदारीकरण के क्या लाभ होते हैं? पहला तो होता है व्यापार को बढ़ावा मिलता है। पूंजी का प्रसार होता मतलब बढ़ती है। ज्ञान का प्रसार, ज्ञान बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, इसमें लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है मतलब लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होता है अब आर्थिक उदारीकरण के उद्देश्य क्या हैं? सेम यही उद्देश्य होते हैं, ठीक है। लोगों के व्यापार में बढ़ावा करना, पूंजी में प्रसार करना, ज्ञान को बढ़ावा देना, ठीक है, लोगों के प्रभाव को बढ़ावा देना, यही उद्देश्य होते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखो, आर्थिक उदारीकरण के 4 उद्देश्य लिखिए, ठीक। उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य होते हैं। देखो, देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाकर कृषि, उद्योग, परिवहन क्षेत्र में तेजी लाना, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करना, पूंजी का प्रसार करना। देखो, तो हम क्या क्या चीज़ लिख लेंगे। देखो, आर्थिक उद्देश्य के क्या क्या उद्देश्य हैं, आर्थिक उदारीकरण के क्या क्या उद्देश्य है, ये 4 पॉइंट याद करना। पहला तो ये है आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना, वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करना, ठीक है, पूंजी का प्रसार करना, ज्ञान को बढ़ावा देना। इतना याद कर लो, हो गया आपका काम। 2 नंबर का तो आना ही है। अगला आया था जो आपकी परीक्षा में आया हुआ है, PPP, 3 बार P क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। 3 बार P क्या होता है? देखो, परचेसिंग पावर पैरिटी, इसका पूरा नाम होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। इसको लिख कर याद कर लोगे क्योंकि आता है 1 या 2 नंबर में आ सकता है। क्रय शक्ति समानता, क्रय शक्ति समता मतलब कि, ठीक है, जितने में आप खरीद रहे हो ना वो क्या हो गई? समानता, ठीक है। मतलब कि आपको वो चीज़ एक से दाम में मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब यह होता है। क्रय मतलब जो चीज़ आप खरीदोगे, ठीक है, इसको PPP बोलते हैं, P बोलते हैं। तो इसके यह जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की एक सिद्धांत है, ये अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की एक सिद्धांत है। यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान होती है। जिसमें क्या होता है, यह विनिमय का एक सिद्धांत है
जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। मतलब इसके कारण क्या होती है, विभिन्न देशों में वस्तुओं की कीमत जो है वो एक समान रहती है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय परचेसिंग। ठीक है, तो पीपीपी का क्या नाम है, पहले तो पूरा नाम क्या है, पीपी का पूरा नाम है परचेसिंग पावर पैरिटी। हिंदी में इसे क्या नाम से जाना जाता है, क्रय शक्ति समता। दूसरा पॉइंट है, यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। इसके कारण विभिन्न देशों में किसी वस्तु की कीमत जो है वो समान बनी रहती है। इतना लिखोगे हो गया आपका। अब अगला देखेंगे WSF। WSF क्या है, इसका अर्थ लिखिए। यह विश्व सामाजिक मंच है। यह विश्व सामाजिक मंच होता है। ठीक है, यह विश्व सामाजिक मंच है जो एक नागरिक समाज संगठन की एक वार्षिक बैठक है। यह नागरिक समाज संगठन की एक वार्षिक बैठक है। WSF क्या है, एक वार्षिक बैठक है। ठीक है, ये किसकी वार्षिक बैठक है, नागरिक समाज संगठन की। यह नागरिक समाज संगठन की वार्षिक बैठक है जिसको पहली बार ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसको सर्वप्रथम ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। नागरिक समाज संगठन की एक वार्षिक बैठक है। इसका नागरिक समाज संगठन जो है, एक संगठन होता है, उसकी वार्षिक बैठक होती है, इसे WSF कहते हैं। ठीक है, इसकी पहली बार ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। यह विश्व सामाजिक मंच होता है। याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परचेसिंग पावर और WSF, ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अब आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका पूरा फुल फॉर्म याद कर लेना आप। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है वो याद कर लेंगे हम। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ओके। विश्व आर्थिक मंच जो है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच को हम किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। कार्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, मतलब जिला है उसका, और देश कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था देखें, क्या था, विश्व इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य था व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक व अन्य क्षेत्रों के प्रभावों को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा निर्धारित करना। ठीक है, औद्योगिक दिशा निर्धारित करना। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि विश्वकरण या भूमंडलीकरण में कौन सा देश दूसरे व तीसरे स्थान पर है। वो है जापान और फिनलैंड, दूसरे व तीसरे स्थान पर है क्रमशः। जापान व फिनलैंड क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। वर्तमान में अगर वैश्वीकरण के सामने कौन कौन सी समस्या है, ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, वर्तमान में वैश्वीकरण के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, मतलब कौन कौन सी बाधाएं हैं या चुनौतियां हैं, तो वो देखेंगे। तो कौन कौन सी चुनौतियां, बाधाएं हैं। पहला है प्रतियोगिता बनाए रखना, प्रतियोगिता को बनाए रखना, ये एक चुनौती है। सरकार एवं व्यापार नियमन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विकास करना, ठीक है, तथा विविधता को व्यक्त करना, ये 4 चीज़ें हैं जो वैश्वीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं।